नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या तो फिर यूपी अधीनस्थ का कोई भी एग्ज़ाम हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग अपनी इस क्लास में करने का काम करते हैं। ठीक, सीधे सभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चन को टारगेट करते हुए हम लोग अपनी इस क्लास में करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो आज हम लोग फिर से कुछ अच्छे नए करंट अफेयर को करने का काम करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक साथियों, तो सबसे पहली जानकारी है साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कौन सबसे पहली जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 दिसंबर 2020 को मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 8 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री 8 दिसंबर 2020 को मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ही अर्थात 8 दिसंबर 2020 को किसे मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे। ठीक साथियों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर 2020 को सुबह 10:45 के कब सुबह 10:45 पे सुबह 10:45 पे वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस अर्थात आईएमसी, वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस अर्थात आईएमसी में उद्घाटन भाषण देंगे। आईएमसी अर्थात इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसके अगर आयोजन की बात किया जाए साथियों, किसे मोबाइल कांग्रेस जो है, इसके अगर आयोजन की बात किया जाए तो इसका आयोजन दूरसंचार विभाग साथ ही साथ बात करें साथियों तो भारत सरकार और अगर बात करें तो सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। किसकी तरफ से साथियों? दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक साथियों, यह कार्यक्रम 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम साथियों, मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम जो है, यह कार्यक्रम 8 दिसंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा साथियों। कब तक की आयोजित किया जाएगा?
8 दिसंबर 2020 से 10 दिसंबर 2020 तक यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग कुछ जानकारी बात करें तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 क्या है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है इसका जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले अगर इसके मुख्य विषय की बात करें तो इसका मुख्य विषय है साथियों समावेशी नवाचार। इसका मुख्य सब्जेक्ट क्या है, अर्थात विषय की बात करें तो इसका मुख्य विषय है समावेशी नवाचार। समावेशी नवाचार और स्मार्ट सुरक्षित अस्थायी, स्मार्ट सुरक्षित और अस्थायी। क्या है स्मार्ट, सुरक्षित और अस्थायी, ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजित किया जा रहा है साथियों, इसका मुख्य विषय है। क्या विषय है, समावेशी नवाचार, जिसके अंतर्गत स्मार्ट, सुरक्षित और अस्थायी, ये मुख्य इसका क्या है, सब्जेक्ट है। साथियों, इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल समावेशिता एवं सतत विकास, उद्यमिता एवं नवाचार के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। ठीक साथियों, इसका उद्देश्य विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, विदेशी और स्थानीय निवेश को संचालित करना, साथ ही साथ दूर संचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में विभिन्न मंत्रालयों, जैसे अगर बात करें तो दूरसंचार सीईओ, वैश्विक सीईओ, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग AI भी कहते हैं, साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साथ ही साथ साथियों डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सिटीज और ऑटोमेशन में क्षेत्र विशेषज्ञों की भागीदारी देखने को मिलेगी इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, ये हमारी जानकारी थी किसकी, इंडिया मोबाइल कांग्रेस से संबंधित जानकारी थी। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों, अगली जानकारी की बात करें तो हमारी जो ट्राइब्स इंडिया है, कौन सी, ट्राइब्स इंडिया, ट्राइब्स इंडिया पर फॉरेस्ट फ्रेश ऑर्गेनिक रेंज के नए प्रभावी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले उत्पाद भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कुछ उत्पाद लॉन्च किए गए हैं ट्राइब्स की तरफ से। ट्राइब्स इंडिया पर फॉरेस्ट फ्रेश साथ ही साथ ऑर्गेनिक रेंज के नए और अगर बात करें तो प्रभावी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले उत्पाद लॉन्च किए गए। साथियों, ट्राइब्स इंडिया पर फॉरेस्ट फ्रेश ऑर्गेनिक रेंज के नए प्रभावी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाले कुछ उत्पाद
लॉन्च किए गए। साथियों, लाखों जनजातीय उपक्रमों को बड़े बाजार के पहुंच से योग्य बनाते हुए और साथ ही अपने उत्पादों को सीमा बढ़ाकर उन्हें और भी आकर्षक बनाते हुए ट्राइब्स इंडिया ने इस सप्ताह अपनी सूची में 46 और जनजातीय उत्पाद जोड़े हैं। कितने? 46 न्यू ट्राइब्स इंडिया फॉरेस्ट को जोड़ने का काम किए हैं। ठीक साथियों, और अगर बात करें मुख्य रूप से फॉरेस्ट फ्रेश और ऑर्गेनिक रेंज से हैं। ठीक साथियों, ये जो हैं उत्पाद ये मुख्य रूप से फॉरेस्ट फ्रेश और ऑर्गेनिक रेंज के उत्पाद हैं। पिछले महीने साथियों ट्राइफेड ने अपने ट्राइब्स इंडिया रेंज में फॉरेस्ट फ्रेश और ऑर्गेनिक रेंज के उत्पादिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पादक और जनजातीय कला और हस्तशिल्प की बड़ी संख्या शामिल हुई थी। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत बात करें साथियों तो ऑर्गेनिक चना, ऑर्गेनिक बाजरे के बिस्कुट, ऑर्गेनिक बाजरे के चावल की वैरायटी, हल्दी पाउडर और हर्बल साबुन इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मसाला भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है साथियों। क्या? मसाला भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और अगर बात करें इसी में अगली जानकारी, इसमें अगली जानकारी है साथियों कि SJVN ने हरित ऊर्जा परियोजना के लिए इरेडा के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU साइन किया है। किसके साथ साथियों? इरेडा के साथ। SJVN अगली जानकारी है SJVN ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा के साथ सहमति ज्ञापन पर समझौता हस्ताक्षर हुआ है। समझौता हस्ताक्षर हुआ है। क्या हुआ है? समझौता हस्ताक्षर हुआ है। किसके साथ साथियों? SJVN ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा के साथ। कौन? SJVN और इरेडा ये दोनों हरित ऊर्जा परियोजना के लिए एक साथ सहमति ज्ञापन पर समझौता हस्ताक्षर किया है। साथियों, विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम, यह जो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत SJVN जो आता है साथियों, यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत का एक क्या है? उपक्रम है। यह भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड, इरेडा के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड। इरेडा के अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो इसका पूरा नाम होता है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड के साथ साथियों एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम इरेडा हरित ऊर्जा परियोजना के लिए SJVN को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। SJVN के CMD प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक की बात करें तो श्री नंदलाल शर्मा और इरेडा के CMD श्री प्रदीप कुमार दास ने SJVN के निदेशक श्री अखिलेश्वर सिंह, SJVN के निदेशक
सिविल निदेशक श्री सरिंदर पाल बंसल, इरेडा के तकनीकी निदेशक श्री चिंतन शाह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए सहमति ज्ञापन पर क्या हुआ, हस्ताक्षर किया गया। ठीक साथियों, इस मौके पर इरेडा के CMD श्री नंदलाल शर्मा ने बताया कि सहमति ज्ञापन के अनुसार इरेडा SJVN के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी वित्तीय कार्य करेगा। सहमति ज्ञापन के तहत इरेडा अगले 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में SJVN की मदद करेगा। श्री शर्मा ने कहा कि SJVN माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 2022 तक 175 गीगावाट में के अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने में क्या है, प्रतिबद्ध है। ठीक साथियों, यह 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त या साकार करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक साथियों, अगली नई जानकारी है साथियों, अगली नई जानकारी की बात करें तो हमारे भारत के जो केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू हैं, ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को लॉन्च किए हैं। किसे? फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को इन्होंने लॉन्च किया। हम यहाँ अगली जानकारी बताएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें साथियों तो किरण रिजिजू ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया। इन्होंने कहा साथियों कि साइकिल चलाना फिट रहने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक शानदार तरीका है। किरण रिजिजू ने, जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने कहा कि साइकिल चलाना फिट रहने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक शानदार तरीका है। साथियों, केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा संस्करण लॉन्च किया। साथियों, 7 दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली मेगा साइकिलिंग प्रतियोगिता, यह साथियों दूसरा संस्करण जो इसका लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया? 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर 2020 को साथियों इसका दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया और यह साथियों 31 दिसंबर 2020 तक, कब? यह 31 दिसंबर 2020 तक, 31 दिसंबर 2020 तक यह प्रतियोगिता, यह साथियों क्या, यह प्रतियोगिता जो है साथियों 31 दिसंबर 2020 तक अर्थात 25 दिनों तक चलेगी। कितने? केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया है, इसका दूसरा संस्करण 7 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो इसे ख़त्म होने की, तो ये 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म होगी। कब? 31 दिसंबर 2020 को यह ख़त्म होगी। 25 दिनों तक यह प्रतियोगिता चलेगी। साथियों, यह प्रतियोगिता देश भर के प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी। ये जो फिट इंडिया साइक्लोथॉन प्रतियोगिता है साथियों, यह पूरे भारत के प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी। देश के नागरिक फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण करके भाग ले सकते हैं। लोग प्रतिदिन अपनी पसंद की दूरी तय कर सकते हैं और साथ ही साथ साथियों और सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो और वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। ठीक साथियों, और अगर इसके अंतर्गत जानकारी की बात करें
तो मेगा प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करते हुए श्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट संदेश में कहा कि फिट रहने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए साइकिल चलाना एक शानदार तरीका है। मैं आप सभी को 7 से 31 दिसंबर तक अपने परिवार और दोस्तों के साथ दूसरे फिट इंडिया साइक्लोथॉन में आमंत्रित करता हूं। आइए जुड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज आह्वान किया है इन्होंने। साथियों, फिट इंडिया साइक्लोथॉन के आरंभिक संस्करण को खेल मंत्री ने गोवा के पणजी में जनवरी 2020 में शुरू किया था। यह साथियों दूसरा संस्करण है जिसकी शुरुआत पूरे भारत के प्रत्येक जिले में 7 से 31 दिसंबर के बीच में आयोजित की जा रही है। इसकी अगर पहले संस्करण की बात करें साथियों, तो इसका पहला संस्करण गोवा के पणजी से, पहला संस्करण साथियों गोवा के पणजी से, कहाँ, गोवा के, इसका साथियों पहला संस्करण गोवा के पणजी में जनवरी 2020 में, कब, जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था। कब शुरू किया गया था? फिट इंडिया साइक्लोथॉन का जो पहला संस्करण था यह गोवा के पणजी में जनवरी 2020 में शुरू किया गया था। ठीक साथियों, इस कार्यक्रम का आयोजन आउटडोर गतिविधियों में लोगों को शामिल करने के लिए और देश भर में साइकिल चलाने की संस्कृति शुरू करने के उद्देश्य से किया गया था। इस कार्यक्रम में साथियों देश भर में 35 लाख से अधिक साइकिल चालकों ने भागीदारी ली थी। कितने? 35 लाख से अधिक, 35 लाख से अधिक लोगों ने जनवरी 2020 में भाग लिया था। ठीक साथियों, इसका आह्वान केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किया। अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों, अगली साथियों जानकारी है कि एनटीपीसी ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ, किसके साथ? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और भोपाल के साथ नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगली जानकारी है साथियों, न्यू इन्फॉर्मेशन है कि एनटीपीसी ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एनटीपीसी ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान एनटीपीसी ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
साथियों एनटीपीसी जो है कौन है, एनटीपीसी ने भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, किसके साथ, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान और भोपाल के साथ नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना, कौन सी, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के लिए क्या समझौता ज्ञापन अर्थात MOU साइन किया गया। इसके अगर बात करें साथियों, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कौन सी, नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना जो है, इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य साथियों नर्मदा घाटी में प्राकृतिक सौंदर्य को टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करना। किसके लिए, टिकाऊ बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन प्रणाली स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी कौन सी, एनटीपीसी, और विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपकरण एनटीपीसी लिमिटेड ने 4 दिसंबर को नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता ज्ञापन साथियों 4 दिसंबर को किया गया। कब, 4 दिसंबर 2020 को यह समझौता ज्ञापन किया गया साथियों। ठीक, और अगर बात करें तो इस कार्यक्रम के तहत समान अनुपात में एनटीपीसी लिमिटेड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से अनुदान सहायता के लिए साझेदारी की बात किया गया है। साथियों 4 साल यह परियोजना को 4 साल की यह परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ओंकारेश्वर और महेश्वर बांधों के बीच नर्मदा नदी की चयनित सहायक नदियों के जलग्रह क्षेत्र के लागू की जाएगी, जलग्रह क्षेत्र में लागू किया जाएगा यह परियोजना साथियों। और अगर बात करें तो यह परियोजना साथियों 4 साल में पूरा किया जाएगा। कब, 4 साल में इसे पूरा किया जाएगा, 4 ईयर, 4 साल में इसे पूरा किया जाएगा। और अगर बात करें इसी में साथियों तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सरकार से सहायता प्राप्त एवं स्वायत्त संस्था है, ग्लोबल और ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू करेगा, जो एक अंतर सरकारी संगठन है। जो यह साथियों ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, यह एक अंतर सरकारी है, मतलब अर्ध सरकारी संस्था है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में टिकाऊ और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है यह संस्थान जो है साथियों। ठीक, और अगर बात करें साथियों प्रोत्साहन प्रणाली और पानी की गुणवत्ता और मात्रा के परिणामों में सुधार से इंदौर शहर को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना से इंदौर शहर को सबसे ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद है। इसका कारण क्या है साथियों कि नगर पालिका के लिए 60% से अधिक पानी की आपूर्ति नर्मदा नदी से होती है। किसके, नर्मदा नदी से होती है। और अगर बात करें साथियों अगली जानकारी की, अगली जानकारी है साथियों अगली जानकारी की बात करें हम लोग तो इसी में अगली जानकारी है साथियों कि शारीख ग्राफ्री, कौन, शारीख ग्राफ्री अगली जानकारी है शाखीर ग्राफ्री शाखीर ग्राफ्री जैसे बहरीन, शाखीर ग्राफ्री साथियों बहरीन फार्मूला 2 रेस जीतने वाले शाखीर ग्राफ्री बहरीन फार्मूला 2 रेस
2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन हैं? जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन है साथियों? तो बात करें, इनका नाम है जेहान दारूवाला जी हैं। साथियों, बहरीन में एक ड्राइवर प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ? बहरीन देश में एक ड्राइवर प्रतियोगिता हुई थी जिसका नाम है साखीर ग्राप्री। क्या नाम है? साखीर ग्राप्री प्रतियोगिता। फार्मूला 2 में, कौन से? फार्मूला 2 रेस में जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर जिनका नाम क्या है? जेहान दारूवाला। क्या नाम है साथियों? जाहोन दारूवाला। यह प्रतियोगिता साथियों, जो फार्मूला 2 की जो प्रतियोगिता थी, यह प्रतियोगिता 6 दिसंबर को आयोजित की गई थी। कब? 6 दिसंबर 2020 को इस प्रतियोगिता में जेहान दारूवाला जो एक भारतीय ड्राइवर हैं, कौन सी साखीर ग्राप्री प्रतियोगिता बहरीन देश की है, इसमें इन्होंने जीता है। कब साथियों? 6 दिसंबर 2020 को। साथियों, भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला ने 6 दिसंबर 2020 को साखीर ग्राप्री के दौरान इतिहास रच दिया। क्या रच दिया साथियों? इन्होंने इतिहास रच दिया। यह पहले ऐसे भारतीय ड्राइवर हैं जो साखीर ग्राप्री भारतीय प्रतियोगिता में, कौन से? फार्मूला 2 रेस में इन्होंने जीत हासिल की। ये ऐसे पहले भारतीय ड्राइवर हैं। और साथियों, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और साथियों, फार्मूला 2 चैंपियन मिक शुमार, किसे? फार्मूला 2 चैंपियन मिक शुमार और डेनियल टिकटोम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फार्मूला 1 ग्राप्री की सपोर्ट रेस में शीर्ष पर रहे हैं। 22 वर्षीय है साथियों। इनके उम्र की अगर बात किया जाए तो इनका उम्र कितना है? 22 ईयर। 22 वर्षीय हैं साथियों। ठीक, कितने? 22 वर्षीय। 22 वर्ष इनकी उम्र है। ठीक साथियों, इसी में अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली जानकारी है, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे नीचे का। अगली जानकारी है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? भारत के किस राज्य में पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? न्यू इन्फॉर्मेशन साथियों, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में साथियों क्या पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? इसके बारे में बात करें साथियों तो पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। यहाँ बेकार हो चुके टायरों और ख़राब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। किसकी प्रदर्शनी साथियों? खराब हो चुके टायर, साथ ही साथ उनके खराब हिस्सों में बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द टायर पार्क शुरू करेगा। इसे अगर शुरुआत की बात करें साथियों तो पश्चिम बंगाल में टायर पार्क की शुरुआत कौन करेगा? पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा साथियों। कौन? पश्चिम बंगाल परिवहन निगम। साथियों अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल में जो टायर पार्क है इसकी शुरुआत कौन करेगा, तो इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल परिवहन निगम इसकी शुरुआत करेगा। ठीक साथियों, पश्चिम बंगाल परिवहन निगम के अनुसार अगर बात करें साथियों तो कई बस डिपो में इस्तेमाल से हटाए गए टायरों पर दोबारा काम किया गया और इसे
WTC की टीम ने उसे रंग बिरंगे आकार में बदला है। यह टायर पार्क कहाँ? एस्प्लानेड क्षेत्र में खुलेगा और यहाँ एक छोटा कैफे भी होगा जहाँ लोग बैठकर आराम कर सकते हैं और टायर से बनी कलाकृतियों को देखकर उसका टायर से बनी हुई कलाकृतियों को देखकर उसका लुत्फ उठा सकते हैं, उसका आनंद भी उठा सकते हैं। ठीक साथियों, अब अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें इसी में, तो अगली जानकारी है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। कब? 7 दिसंबर, जो कल बीत गया 2007 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस मनाया जाता है। साथियों, हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। कौन सा साथियों? प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन साथियों दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। किसके लिए? नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका क्या है और साथ ही साथ इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह साथियों अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस मनाया जाता है। इसे साथियों अगर बात करें तो आधिकारिक रूप से पहली बार 1996 ईस्वी में मनाया गया था। इसे सर्वप्रथम अगर बात करें साथियों तो पहली बार 1996 ईस्वी में 1996 में साथियों मनाया गया था सर्वप्रथम। कब? 1996 ईस्वी में सर्वप्रथम इसे मनाया गया था। साथियों, जब संयुक्त राज्य संघ ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस को आधिकारिक तौर पे मान्यता दी थी, इसी समय 1996 में ही साथियों जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस है वो आधिकारिक तौर पे इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस के रूप में मान्यता दी थी। क्या साथियों? मान्यता दिया था। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अगली न्यू इन्फॉर्मेशन है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो साथियों इनका नाम है अतुल वासन को पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन को जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथियों अभी हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने दिल्ली एवं
जिला क्रिकेट संघ ने पूर्व क्रिकेटर जिनका नाम है अतुल वासन, क्या नाम है, अतुल वासन नाम है उनको, किसका, उन्हें साथियों सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसका, सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथियों हम आपको बताएं तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी हैं अतुल वासन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने अपनी क्रिकेट सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथियों जिला क्रिकेट संघ जो है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ की 3 सदस्यीय समिति के पूर्व तेज गेंदबाज परविंदर अवाना और रॉबिन सिंह जूनियर भी इसमें शामिल हैं। यह साथियों 3 सदस्यों की एक टीम है। ये जो समिति है साथियों इसमें 3 सदस्य हैं। पहले सदस्य अतुल वासन हैं और दूसरे सदस्य जो हैं इसमें तेज गेंदबाज जिनका नाम परविंदर अवाना है। पहले नंबर पे अतुल वासन, दूसरे नंबर पे परविंदर अवाना और दूसरे नंबर की बात करें साथियों दूसरे नंबर पे ये हैं और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो रॉबिन सिंह जूनियर को शामिल किया गया। रॉबिन सिंह जूनियर को शामिल किया। ये साथियों जो सलाहकार समिति है 3 सदस्यों की यह समिति है जिसमें अतुल वासन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इसमें एक सदस्य परविंदर अवाना जो कि तेज गेंदबाज हैं और रॉबिन सिंह जूनियर को भी इसी में शामिल किया गया है। ठीक साथियों दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ जो है इसके अध्यक्ष कौन है, रोहन जेटली द्वारा, इसके अध्यक्ष रोहन जेटली द्वारा लिया गया यह पहला क्रिकेट संबंधी नीतिगत फैसला है। यह समिति दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष को चयन समितियों, कोचों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति संबंधी सुझाव देने का काम करेगी। यह समिति क्या काम करेगी साथियों, यह दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ को अध्यक्ष को चयन समिति, साथ ही साथ कोचों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित क्या सुझाव देने का काम करेगी। ठीक साथियों, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अभी हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश की सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है। अगली जानकारी है साथियों कि वह कौन सा देश है जो अपने देश के सभी नागरिकों को कोविड-19 की जो वैक्सीन है फ्री में देने का ऐलान किया है। तो साथियों वह देश फिनलैंड है। कौन है, फिनलैंड देश ने फिनलैंड देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फिनलैंड देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की बात कही है। क्या फिनलैंड देश जो है साथियों, फिनलैंड देश का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, कौन है, स्वास्थ्य मंत्रालय, इसने कहा कि हम अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने का ऐलान कर रहे हैं। साथियों फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के कोविड-19 टीकाकरण मुक्त होगा और साल 2021 की शुरुआत में यह शुरू किया जाएगा। यह साथियों जो फ्री कोरोना वैक्सीन टीका है यह साल 2021 से शुरू किया जाएगा। कब, 2021 से शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ साथियों मंत्रालय ने यह भी कहा
कि फिनलैंड का लक्ष्य एक लाइसेंस प्राप्त टीके के साथ पूरी आबादी की रक्षा करना है। मंत्रालय का अनुमान है कि पहला टीका देश में अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध होगा। टीकाकरण पर अंतिम निर्णय लेकर वैक्सीन की स्वीकृति होने और उपलब्ध होने के बाद किया जा सकता है। प्राथमिकता के आधार पर छूट की पेशकश की जाएगी तथा चिकित्सा कर्मियों, अस्पतालों और नर्सिंग होम के रोगियों, वृद्धावस्था के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें साथियों अस्पताल के जो भी स्टाफ होंगे, चिकित्सा कर्मी होंगे, साथ ही साथ अस्पताल और नर्सिंग होम के रोगी जो होंगे, वृद्धावस्था के लोग जो होंगे, इन सभी लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। किसकी? फ्री कोरोना वैक्सीन टीका की। कहाँ? फिनलैंड देश में। इसका ऐलान कौन किया? फिनलैंड देश का स्वास्थ्य मंत्रालय किया है। अगली जानकारी की बात करें साथियों कि अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो साथियों यह चीन है। चीन देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। साथियों चीन देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश से आधारित दुनिया का पहला कंप्यूटर, कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। साथियों हम बताएं चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साथियों यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेज से कार्य कर सकता है। किसके? जो पारंपरिक सुपर कंप्यूटर है उससे कई गुना ज़्यादा तेज इसका वर्क हो सकता है। साथ ही साथ साथियों चीन की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक यह खबर साथियों चीन की सरकारी मीडिया जो है वहाँ से प्रकाशित हुई है कि यह वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता है जिसकी मदद से ऐसी शक्तिशाली मशीन को बनाने के तरीके में मौलिक बदलाव आएगा। कैसा? मौलिक बदलाव आने का काम किया जाएगा। अगली जानकारी है साथियों कि अभी हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस? तो भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में साथियों भारतीय स्टेट बैंक अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस में 10 करोड़ रुपए, कितना? 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस में कौन सा? अभी भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस में 10 करोड़ रुपए के योगदान की बात किया है। कितने? 10 करोड़ रुपए के योगदान की बात किया है। साथियों 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर
सशस्त्र सेना झंडा दिवस साथियों 7 दिसंबर को मनाया गया, अर्थात कल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर 10 करोड़ रुपए के योगदान दिया। कितने? 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया साथियों। साथ ही साथ साथियों बैंक सैनिक बोर्ड के साथ इसके लिए समझौता किया। इस व्यवस्था के तहत 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस पहल का मकसद बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। साथियों ये जो 10 करोड़ रुपए है, यह 10 करोड़ रुपए जो है साथियों, ये 8,333 आश्रित बालिकाओं को 8,333 आश्रित बालिकाओं को, इसके अंतर्गत साथियों ये जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, कौन सा? सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है, इसके अंतर्गत साथियों 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक, कितने? 1 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रतिमाह 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने की बात की जा रही है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने 7 दिसंबर को यह ऐलान किया कि 10 करोड़ रुपए का योगदान हम देंगे। तो इस 10 करोड़ रुपए को साथियों 8,333 आश्रित बालिकाओं को 1 वर्ष तक 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है साथियों, इसका मकसद यह है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। किसे? बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथियों, बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। ठीक साथियों, अगली बात करें, अगर इसी में अगली जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अगली जानकारी है साथियों, किस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव, अर्थात राजस्थान राज्य के साथियों, राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता, क्या नाम है? DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त, क्या? नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्य सचिव साथियों, जिनका नाम है DB गुप्ता, इन्हें राजस्थान राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों, तो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव DB गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। जो राजस्थान राज्य का साथियों नया मुख्य सूचना आयुक्त था, यह पद 2 साल से खाली पड़ा था। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। किसके? जो राजस्थान राज्य के पूर्व मुख्य सचिव थे DB गुप्ता को, इन्हें राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल हैं अर्थात गवर्नर कलराज मिश्रा जी, इनके नियुक्ति पे मोहर लगा दिया। साथियों DB गुप्ता इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार पद पर कार्यरत थे। चीफ सेक्रेटरी के रूप में लंबे समय तक सेवा देने वाले गुप्ता भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकारों में मुख्य सचिव पद पर रहे थे। ये साथियों DB गुप्ता जी जो थे, ये राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के, और साथियों बात करें तो ये
राजस्थान राज्य के भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों में मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं राजस्थान सरकार के लिए। ठीक साथियों, तो ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते थे जिसको हम लोग करने का काम किए। ठीक साथियों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ करते हैं जिसे हम लोग यहाँ पे करने का काम किए। तो आप लोग इसे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती होंगी। साथ ही साथ आप लोग इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में नोट करते होंगे। ठीक साथियों, और आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक को ज्वाइन करिए और वहां आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिए, मैं उसको समाधान करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, दूसरी बात यह है कि क्लास कैसी लगती है, आप सभी लोग इन क्लासों की जानकारी, मतलब इन क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, लाइक करिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि और भी आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, और अगर अगली बात यह है कि आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी क्लासें दी जा रही हैं, तो उन क्लासों को भी आप लोग लिया करिए। ठीक साथियों, पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग उन क्लासों को भी देखिए। साथ ही साथ क्लास को, कोई भी क्लास हो, आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। ठीक साथियों, तो ठीक है, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।